और अब रुख करते हैं प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की जानिब, जहां हमारे साथ मौजूद हैं उसामा और हुमा। उसामा, लग रहा है आप अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं आज पुशअप्स का। यार पुशअप्स तो ज़ाहिर है हम करते ही हैं, आज हमने कहा कुछ नया हो जाए। पुशअप्स मैं ही करता रहता हूँ तो हुमा कुछ करती नहीं है सिवाय देखने के। तो आज मेरा और हुमा का मैच होने लगा है, ठीक है? बिल्कुल, और मैच की पूरी तैयारियां देखें कि मैंने ये बल्ला मेरे पास है और अभी बॉल भी हम कहीं से ढूंढ लेंगे और बस हमारा मैच हो जाएगा और हम जीतेंगे और मैं सेंचुरी बनाऊंगी। क्योंकि आज हमें ख्वाब भी, आप यकीन करें, क्रिकेट के ही आ रहे थे। बाबर आजम जिस तरह खेले हैं, इतने रिकॉर्ड बने हैं, वो सब बातें हमने आज करनी है। लेकिन बहुत ही खुशी है हमें इस बात की और इस पर मजीद बातें करते रहेंगे थ्रू आउट द शो। लेकिन सबसे पहले जियो पान की टॉप स्टोरीज। जारियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुत्तहिदा पार्लियामेंट ने भारत को साफ बता दिया। दरखास्तों के बाद भी इमरान खान नहीं आए। तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, शेख रशीद से पूछेंगे। मोदी का ढोंग खुद भारतीयों की समझ में भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान से ताल्लुकात पर भारत में फनकार तकसीम है, लेकिन पाकिस्तान में इत्तेहाद बरकरार है। बॉर्डर पर यकजहती का मजबूत पैगाम जा रहा है। कराची के इलाके अजीजाबाद से मिलने वाला जंगी नौयत का असलहा फॉरेंसिक जायजे के लिए फौज के हवाले कर दिया गया। असलहा किसने रखा था, मकसद क्या था, किसी को खबर क्यों ना हुई, अहम सवालात हैं। चले रेडी है? ये क्या हुआ है? वो छिका गया और आपको पता है मैं 94 पे थी। अभी मैंने सेंचुरी की आपके साथ। बड़ी आप बाबर आजम अपनी तरफ से बन रही हैं कि जनाब 94 पर आप कब पहुंची थी? क्या ख्याल? स्टॉप प्लीज, जब मैंने कह दिया तो कह दिया। सो लिहाजा मतलब ये इस किस्म का मैच बिल्कुल कल नहीं हुआ। कल तो बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का मैच था। मैं इधर हूँ, यस। तो कल बहुत ही जबरदस्त मैच था। उसामा हैज सम वर्ड्स टू से अबाउट इट और फिर हम जरा दिखाएं हाइलाइट्स। हाँ, क्योंकि क्लीन स्वीप हमने किया T20 में, उसके बाद वनडे में भी क्लीन स्वीप कर दिया है। बस आप देखें जरा, अभी तक क्रिकेट के जुनून पर छाया हुआ है हमारे ज़हनों पर। देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कितनी जबरदस्त जीत है। और जो हम बातें कर रहे थे कल रमीज राजा साहब से, जो सोच रहे थे, जो सवाल हो रहे थे कि क्या बाबर आजम तीसरी सेंचुरी बना सकेंगे, क्या पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर सकेगा, पाकिस्तान बड़ा स्कोर कर सकेगा, सब कुछ हुआ है, एवरीथिंग। और हत्ता के जो वादा किया था उसामा ने आपसे ग्रीन टाई पहनने का, वो भी पूरा हो गया। आई डोंट नो व्हाई, बट उसामा जब तैयार होकर आज सुबह निकले हैं तो जब मैंने देखा इनको यहाँ स्टूडियो से बाहर, तो मुझे सेनेटर रहमान मलिक की कुछ याद ताजा होगी इनकी टाई देखते ही। आपको पता ना उनके बड़े सॉलिड बोल्ड कलर्स होते थे। ये तारीफ है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और आपको नजर ही आ रहा है हम कितने खुश। मुझे लग रहा है कि पहले आपने वज़ीर आला साहब की तारीफ की, शहबाज शरीफ साहब की, अब रहमान मलिक साहब की, अब बड़ा फीडबैक दोबारा आप देखें, आप वायरल होने वाली है ये बात। अब हर तरफ सोशल मीडिया पे होगा कि अब हुमा ने रहमान मलिक साहब की तारीफ कर दी कि टाइयों की। अच्छा, तो टाई एंड एवरीबॉडी नोज उनकी कलेक्शन ऑफ टाइज। मतलब ये जो सारे लोग मुझे देख रहे हैं वो ऐसे ग्रीन आपने भी किया हुआ है। हम सब जो है ना वो इतने खुश हैं, वो जिस तरह होता है ना सरसब्ज़ो शादाब हो गया वो सब कुछ। तो इस तरह हमारे चेहरे खिल उठे हैं इतनी जबरदस्त जीत पे। अब टेस्ट सीरीज भी आगे आने वाली है। अभी बातें हमारी खत्म हुई क्रिकेट के बारे में, हमने और बात करनी है अगले घंटे में, इसलिए हमारे साथ रहें और हम बहुत सी और बातें करेंगे। बाबर आजम के वो रिकॉर्ड जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो, वो भी हमने बताने हैं। उस लड़के ने, उस बच्चे ने, 21 साल नौजवान ने बड़े रिकॉर्ड बना दिए। 21 ईयर्स माशाल्लाह। मतलब हमारे नए सुपरस्टार हैं इस वक्त बाबर आजम। रिश्ता आप ज्यादा तेजी से देखने लगे। अच्छा, ये भी बता दें फिर, जो इस तरह बेचारे अच्छे प्यारे बच्चे होते हैं और इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, इतना नाम कमा लिया ना, तो मैं एक नानी बन जाती हूँ। मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं जल्दी से इनके रिश्ते करा दूं। तो सॉरी, मैं कल यही सोच रही थी और मेरी टीम मुझ पे हंस रही थी कि आपको क्या हुआ, अभी तो बेचारा खेलना स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे लगता है उसकी शादी हो जानी चाहिए। सॉरी आगे चले वरना स्टार्ट पड़ेगी। अभी बच्चा और खेलना स्टार्ट हुआ तो शादी हो जाएगी तो क्या नहीं खेल सकेगा? नहीं, खेले, बट मेरा रुझान कहीं और है ना। आप उसकी खेल पे तवज्जो दें। और मैं मेरा रुझान जो है बहुत संजीदा खबर की तरफ हो रहा है।
गन और LMG जैसे हथियारों की फोरेंसिक नहीं कर सकती। हथियार आर्जी तौर पर फौज के हवाले किए गए हैं। अदालत में चालान पेश करने के बाद इसे अदालती तहवील में दे दिया जाएगा। पुलिस ने यह असलहा गुज़श्ता रोज अजीजाबाद के खाली मकान पर छापा मारकर जेरे जमीन बनाए गए पानी के टैंक से बरामद किया था। असलहे में एंटी टैंक माइन, एंटी एयरक्राफ्ट गन, LMG, SMG, क्लाशनकोव, रॉकेट लॉन्चर, बजूका, माइन, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, इसके अलावा छोटे बड़े रॉकेट और दीगर हथियार और गोलियां शामिल हैं। आप सोचें, ऐसा जंगी असलहा जो जंगों में इस्तेमाल होता है, ये वो असलहा है। हम आप यकीनन परेशान, बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तो मैं ये सोची थी कहाँ से मिला, लेकिन एक घर से मिला, और घर में भी कहाँ एक उन्होंने वाटर टैंक के नीचे पूरी एक वो जगह बनाई हुई थी। इतना ज्यादा, इट इज अनबिलीवेबल। में गया है, ट्रकों में मुंतकिल करना पड़ा इसका। एग्जैक्टली, लेकिन आप वहां भी तो किसी ने भेजा ही होगा ना, ट्रकों में ही लेके गए होंगे, तो वहां कैसे पहुंचा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये देखेंगे कि किसके पास था, ये सारी तहकीकात करेंगे, ये भी जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे वो पहुंचा कैसे। ये सवाल हम जरूर करेंगे। तलहा हाशिमी हमारे साथ होंगे, थोड़ी देर बाद उनके सामने सवाल रखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है कानून नाफिज करने वाले इदारों की। जिस तरह ऑपरेशन जारी है, तो ये असलहा कहीं इस्तेमाल भी हो सकता था। उससे पहले पकड़ लिया गया है। इस तरह की और भी बहुत सी कामयाबी मिली है, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन एक कामयाबी जो पाकिस्तानी सियासतदानों के हिस्से में आई है, उसकी भी हम बात कर लें, जिस पर यकीनन बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, और उस इजलास की कहानी हम आपको बताएं। जबरदस्त वहां पर बातें हुई हैं, सब लोग मुत्तहिद नजर आए हैं। वजीर आजम ने भारत को खित्ते में अमन का 4 नुकाती एजेंडा दे दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी अपने 2 नुकात पर अड़ गई है। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से भारत पर वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान जंग के खिलाफ है, लेकिन हम किसी की धौंस को खातिर में नहीं लाएंगे। वतन का कर्ज चुकाने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तकरीर के दौरान 4 मुतालबात किए। मकबूजा कश्मीर में नहत्ते शहरियों पर भारतीय मज़ालम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की आज़ादाना तहकीकात, भारतीय जनों से कश्मीरी सियासी कैदियों की रहाई, कर्फ्यू के खात्मे, जख्मियों की इमदाद। कौमी असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा कि हमें दुनिया में मसला कश्मीर पर सफीर भेजने चाहें, लेकिन हमारे पास तो वजीर खारजा ही मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर आजम की तकरीर बहुत अच्छी थी, मगर कुलभूषण का जिक्र भी होना चाहिए था। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इतनी बड़ी कमजोर है? हम क्यों अपने आप को अकेला समझते हैं? क्योंकि रिसेंटली इंडियन हुकूमत ने भरपूर सिर्फ हमारी बॉर्डर्स पे, हमारे लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उस पे सिर्फ हमले नहीं किए, उन लोगों ने डिप्लोमेटिकली हमें अकेला करने की पूरी कोशिश की है। जिसके सामने, आपके सामने सार्क कॉन्फ्रेंस है, उसमें 5 मुल्कों ने बैठ के सार्क कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। ये चीज हमें महसूस करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मेहमान की हैसियत से शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आना चाहिए था। सियासत कोई क्रिकेट नहीं कि हर बॉल पर छक्का मारा जाए। Unfortunately, Pakistan stands and the state stands more compromised today than it did yesterday, because all parties did not think it appropriate to attend the session. आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट को हर दफा आगे रखना है, और अगर आप वो चीजें नहीं रखते हैं ना, फिर आप नवाज शरीफ को जगह देते हैं। वो कश्मीर इशू के पीछे पैनामा को छुपाना चाहते हैं, अपना अकाउंटेबिलिटी को रोकना चाहता है, वो डेमोक्रेसी के पीछे छुपना चाहता है। डोंट गिव हिम एन एक्सक्यूज बाय मेकिंग एमेच्योर पॉलिटिकल डिसीजन। ये क्रिकेट नहीं है। You don't just hit the ball and hit the ball and hit the ball and एक दफा अगर सिक्सर आता है तो आप वज़ीर आज़म बनेगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन इमरान खान ने कल फिर कहा कि वो नवाज शरीफ को जाली वजीर आजम समझते हैं। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, पैनामा लीक्स पर एहतसाब के लिए पेश हो जाएं या मुस्ताफी हो जाएं। सारे पाकिस्तान की पार्टीज का, गवर्नमेंट का एक मुत्तफका रेजोल्यूशन आ गई थी। अब आज के इजलास में कोई नई बात नहीं होने लगी थी। मैंने आज का इजलास में इसलिए नहीं गया क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जिसके सबूत मिल चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे, अरबों रुपया मुल्क से बाहर ले जाने का, मैं उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। अगर वो उसको एक प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, मैं नहीं मानता। इसलिए सुने, जब तक
नवाज शरीफ अपने आप को इन दो चीजें नहीं करता, या इस्तीफा देता है या जवाब देता है, अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करता है। तहरीक अब इन हालात में हुकूमत को अल्टीमेटम देना हुकूमत के हक में जाएगा या इमरान खान साहब के हक में जाएगा, ये भी एक सोचने की बात है कि इस दौरान जब ये हालात है इमरान खान साहब को इस तरह की बातें करनी भी चाहिए नहीं। हमें ज्वाइन किया अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने। शेख साहब, आपकी जमात और तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट के बॉयकॉट से क्या कश्मीर कॉज को कोई नुकसान पहुंचा है या आप ऐसा नहीं समझते? नवाज शरीफ साहब की हस्बे मामूल वही रजिया भट्ट का नावल और जो पुरानी बीवियां जो हैं शोहरों का नाम लेते घबराती थी, इसी तरह उन्होंने कोई नाम, कोई कुलभूषण यादव का, कोई मोदी का, कोई मामलात का, अगर आप देखें तो ये वही रट्टी रटाते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में की जाती हैं। और खुर्शीद शाह साहब ने ये जो मैनेज किया सारा कि नवाज शरीफ साहब इसके पीछे पनामा लीक समेत छुप जाएंगे, लेकिन बिलावल ने बाहर आके ये कह के कि नवाज शरीफ जेल में होंगे, सिर्फ एक हिस्सा छोड़ दिया, अगर पनामा लीक्स में नवाज शरीफ जेल में होंगे तो एहतसाब के अमल में आसफ जरदारी भी जेल में होंगे, साथ साथ चक्कियां होंगी। और सेकेंडली कि कश्मीर काज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हमारे ना जाने से। कश्मीरी एक बेवकूफ कौम नहीं है, जीनियस है। अगर पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद से और सारी सियासी पार्टियां कश्मीरियों की मदद से दस्तबरदार हो जाएं, इसके बावजूद भी शहीदों का बाग शुहदा जो है श्रीनगर का, हब्बा कदल, जैनदार, लाल चौक, ये वो निशानियां हैं जो मिट नहीं सकती। और कश्मीरी जो है वो अब किसी सूरत में अपने आप को हिंदुस्तान के साथ नहीं रख सकते। ये कहना कि हमारे ना जाने से, इस डिबेटिंग क्लब में ना जाने से, जो बुनियादी तौर पर खुर्शीद शाह का मास्टर प्लान था कि पनामा लीक्स का नवाज शरीफ कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के पीछे छुप जाएगा, और इसीलिए खुर्शीद शाह साहब की एडवाइजरी में असल कश्मीरियों को नहीं बुलाया गया और जाली और नकली और 2 नंबर के कश्मीरियों ने अपने आप को। लेकिन क्या ये बात अब हतमी है कि इमरान खान और शेख रशीद अब पार्लियामेंट में नजर नहीं आएंगे? 2 दिन का धरना हो, 7 दिन का धरना हो, और इसको अमली तौर में इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। और जहां तक अगर इमरान खान ने कोई अहम फैसला किया, इससे भी बड़ा फैसला किया, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इमरान खान साहब के साथ दें, क्योंकि अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान की सोचों के साथ न सिर्फ इत्तफाक करती है बल्कि अभी तो शेख साहब ये लग रहा है कि एक तरफ आप हैं और इमरान खान है और दूसरी तरफ सारी ऑपोजिशन और हुकूमत है, तो आप ऑपोजिशन को साथ मिलाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे? क्योंकि इस तरह तो लग रहा है शायद फायदा हुकूमत का हो रहा है। जिसको आप तन्हा कह रहे हैं, सोलो फ्लाइट कह रहे हैं, ये 1970 और 77 वाली भी सियासत हो सकती है। और इस मुल्क की जरूरत है कि एक दयानतदार आदमी 2 करप्ट और डिसऑनेस्ट लोगों को इस मुल्क से न सिर्फ मुल्क की सियासत में निकाले, बल्कि आइन और कानून के पंजे में, आइन और कानून के हवाले उनको करे, ताकि मुल्क की लूटी हुई दौलत निकाली जा सके, लूटी हुई दौलत। बाकी अपोजिशन पार्टियां जो हैं उनको वही दर्द है जो नवाज शरीफ को है, इमरान खान का। तो वो दर्द तो वो है, जो भी आदमी चोर को चोर कहेगा, लोग उसके साथ होंगे, लोग उसके साथ खड़े होंगे। बदनसीबी ये है कि आज नवाज शरीफ ने ये सारा सियासी खुर्शीद शाह के इशारे पे और उसकी जो मास्टर प्लान है जो कि लॉन्च हुआ लंदन और दुबई से, उसको फॉलो करते हुए नवाज शरीफ ने पनामा लीक्स के पीछे, पनामा लीक्स को कश्मीर के पीछे छुपाने की कोशिश की। और इसी तरह जैसे आसफ जरदारी अपने आप को खुर्शीद शाह और बिलावल के पीछे छुपा रहा है, दोनों नहीं बचेंगे। सच को फतह। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, लेकिन आपकी बातें अपनी जगह दुरुस्त होंगी। लेकिन बात यह है कि अगर हम देखें तो उनका मीडिया जिस तरह का है, आपको पता है, वो बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इमरान खान के ना जाने पर। मैं आज भी देख रहा था कि जिस तरह वो बातें कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की सियासी जमातें तकसीम हैं इस इशू पर, कश्मीर पर, भारत के साथ ताल्लुकात की कशीदगी पर।
तो ये पैगाम उस तरफ इस तरह से भी गया मतलब ये है। वो इम्प्रेशन आपके हाँ, क्योंकि जब पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था तो आपको पता है मुश्तरका इजलास में इमरान खान नथिया गली में थे। बिल्कुल, हमने तस्वीरें भी देखी थी, वो नथिया गली में थे। एंड ऑन अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, वैसे खान साहब की मैं एक बात कर दूं कि वो नथिया गली में थे, व्हाटएवर द रीजंस माइट बी, लेकिन खान साहब फॉर हिज उम्र काफी फिट हैं। और आपने उनकी तस्वीरों में देखा था कि उन्होंने अपने एंकल्स पे वेट्स लगाए हुए थे, जो कि ऑब्वियसली हमें ये पता है कि वो काफी फिटनेस का करते हैं, जॉगिंग, रनिंग, ये सब कुछ तो करते हैं, लेकिन वो और भी ज्यादा मतलब इंटेंस वर्कआउट उनका नजर आ गया कि उन्होंने वेट्स लगाए हुए थे एंकल पे, व्हिच इज अमेजिंग फॉर हिज एज। ऑलमोस्ट 65 ईयर, 65 साल की करीब है उनकी उम्र, और उसमें इस तरह वजन टखनों पर बांधकर और फिर भागना ये कमाल है। वैसे उनकी फिटनेस कमाल है। और नईमुल हक साहब जो तर्जुमान भी हैं, उन्होंने कहा था कि वो वहां जरा रिलैक्स होने गए हैं, काफी ज्यादा टेंशन, जाहिर है इतना वो जलसा जब हुआ हो, लेकिन जो भी हो इमरान खान वर्जिश नहीं छोड़ते। बिल्कुल खान साहब, टाइमिंग ऑफ योर रिलैक्सेशन जरा डिबेटेबल है, लेकिन आप वर्जिश काफी जबरदस्त किस्म की, और लोगों को इंस्पायर होना चाहिए इस चीज से डेफिनेटली। एक खास बात अब देखे ना जी, इससे पहले कि हुमा मुझे चैलेंज कर दें कि आप इमरान खान की तरह टखनों पर बांध करना वजन और वो वेट्स और दौड़ लगाकर दिखाएं, तो मैं हुमा, आप इस तरह के बड़े बंजी जंपिंग, पैराशूट और इस तरह के बड़े शौक हैं आपको, खाना बनाना और ये वो, तो एक चैलेंज मैं आपको कर रहा हूँ, ये आप देखें, क्या आप इस तरह कर सकते हैं? ओके, दिखाएं भाई। वो शेजा नहीं, बिच्छू था। प्लीज ना कीजिए, क्योंकि फिर मैं नहीं बैठ सकूंगा। बिच्छू वो खा रही है तो उसको काटेगा नहीं बिच्छू जब वो खा लेगी। आपने देखा नहीं वो खातून, इतने बिच्छू पता नहीं पहले वो खा चुकी हैं, वो अंदर जाते ही बिच्छू। वेरी बैड उसामा, वेरी बैड। यू कुड हैव सेड कि वो शायद कुक्ड हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे देखा उसामा की पहली इंस्टिंक्ट थी कि पहले तो मैं कहूँ ना कि आपने उस औरत को नहीं देखा था वो खा रही है। नहीं, डेफिनेटली ये कुक्ड हो, बॉइल्ड हो, जो भी हो, मैं ये चैलेंज नहीं कर रही। सॉरी, ब्रेक ले बस वो वही खातून कर सकते हैं। कल एक खबर पर मैंने एक लतीफा सुनाया था और कोशिश की थी कि चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके, क्योंकि आज वर्ल्ड स्माइल डे है। और अच्छा, ओहो, कल है वर्ल्ड स्माइल डे। आज नहीं है, कल है स्माइल डे। उसामा, आप अपने जोक्स और अपने ये स्माइल डे टाइप जो डिक्लेरेशन होती है ना, वो देखें, इसमें इस बात पे कितने लोग मुस्कुराए हैं, पूरी टीम पीछे हंस रही है। चले, मेरा मजाक उड़ गया, कोई बात नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर रहा। अगले 5 मिनट तक बिल्कुल मेरे पर कैमरा। डिस्क्लेमर मैं आपको ये दे दूं, ये इन्होंने जो लतीफा सुनाया था उससे बड़ी फनी बात इन्होंने अभी की है, तो इस पे हम हंस सकते हैं, वरना लतीफा वाज सो लाइक दिस। एनीवे, टॉकिंग ऑफ स्पोर्ट्स, आज हम क्रिकेट की बहुत बात कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था हमारी जो खवातीन हैं, औरतें, लड़कियां, वो हॉकी में भी बहुत अपना नाम आगे लेके जा रही हैं। उसके हवाले से मैं आपको एक और खबर देना चाहती हूँ। और जी क्या हुआ है कि थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में जा, और दे आर डूइंग सो वेल। अच्छा, वर्ल्ड स्माइल डे कल ही होगा, लेकिन कितनी अच्छी खबरें हैं, तो आज मुस्कुराने में क्या बुराई है? नहीं, देखिए, स्माइल तो आपको रोज करना चाहिए। मैं तो आपको पता है मुस्कुराती रहती हूँ। उसामा बड़े सीरियसली कुछ खबरें कभी कभार देख रहे होते हैं, मैं हंसमुख टाइप ही हूँ। सो मेरे लिए हर रोज स्माइल डे है, लेकिन बाकी कल वर्ल्ड स्माइल डे है। अच्छा, एक और बात, मैं आज वहाँ ज्यादा आप काफी शो में आ रही हैं, ये उसके बाद हुआ जब से मैंने कहा ना कि खवातीन जो हैं वो कम बोलती हैं और मर्द ज्यादा बोलते हैं। जब से हमने वो डिबेट की थी ना, एग्जैक्टली वही वाली रिसर्च हमने की थी कि खवातीन कम बोलती हैं, फिर इनको काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। इनको कहा गया कि मुझे बोलने नहीं देते, तो लिहाजा मैं बोल। अब आप बताएं, आप किस मिशन पर, लेटेस्ट मिशन क्या था आपका? मेरा लेटेस्ट मिशन ये था कि मैं जब भी बाहर कहीं ट्रैवल करती हूँ तो एक बहुत बड़ी डिमांड होती है मेरे कोई भी फॉरेन फ्रेंड्स होंगे पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स की, कि पाकिस्तान से कोई चीजें लाएं जो कि स्पेसिफिक टू पाकिस्तान हो। तो फिर मैं निकली, आपको पता है कि मुझे कितना फिरने टुरने का भी शौक है, तो मैं यहाँ निकली, मैंने कुछ दुकानें देखी पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट्स की, और हम वुड की बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, मार्बल की बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, तांबे की बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। आप दिखा दें बस, आप तो तकरीर शुरू हो गई है, पहले देखें फिर बात करें। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। अच्छा, मजाक दूर की बात है, यहाँ मैं एक बड़ी मजेदार शॉप पे आई हुई हूँ, और पाकिस्तान के जितने हैंडीक्राफ्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, वुड हो, मार्बल हो, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो, ब्रास, कॉपर, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, वो यहाँ इस मार्केट में मिल रही है। और मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि मैं पता करूँ कि पाकिस्तान के कौन कौन से कोने से क्या चीज़ आई हुई है। सो फॉलो मी। क्या मेटल है? ये मेटल ब्रास है।
कहाँ से, ये कहाँ बनता है? ये कराची में बनता है। तो ब्रास मेटल जो है वो कराची में ही होता है, और ये सारा जो इस पे काम हुआ हुआ है, ये सारी कार्विंग है, ये सारा काम हाथ का है, हाथ का काम है। तो इतना ज्यादा ये सारा काम हुआ हुआ है, हर चीज हाथ की, मशीनी नहीं है? नहीं, इसकी ये मशीन का काम नहीं है। अच्छा, सब हाथ का काम है। ये कछुए हैं, कछुए हैं जो कि यहाँ सिंध में भी बड़े मशहूर हैं, बहुत जगह ये पाए जाते हैं। देखिए बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं ये भी पाकिस्तान के हैं सारे, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ये बहुत ही क्यूट, बड़ा ही अच्छा मुझे लगा है कि इन्होंने जो सेटिंग की हुई है। लेकिन मुझे ऐसा शक है कि ये एक एक्सपेंसिव गिफ्ट होगा अगर आप किसी अपने फॉरेन फ्रेंड्स को देना चाहते हैं। तो क्या कीमत है इसकी? 6 लाख। ये सारी 6 लाख की है? 6 लाख की चेन्स हैं, खूबसूरत है। अच्छा, कुछ और गिफ्ट आइडियाज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये बड़ी ट्रेडिशनल पाकिस्तान की ही चीज़ें हैं। ये जो ऑटो रिक्शा जो भी आप कहें इसको, ये बिल्कुल दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड यहीं मिलेगा। ये आपको पता है, ट्रक्स आपने लिटरली लाइव देखे हुए हैं, ये सड़कों पे ऐसे ट्रक। और ये सारा जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं यहाँ कराची में ही बनता है। ये ब्यूटीफुल आइडियाज़, गिफ्ट आइडियाज़, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप पाकिस्तानी हैं, बाहर रहते हैं और आप अपने घर में कोई चीज़ें शोकेस ऐसी करना चाहते हैं। और ये है, इसको कहते हैं आफ्ताबा। इन्होंने बताया कि इसका नाम है आफ्ताबा, और इसके अंदर लाइटें लगी हुई हैं। तो यहाँ नीचे भी लाइट्स हैं, यहाँ बीच में भी हैं, इधर भी है सारी। आई गेस फॉर अ गिफ्ट तो ये ज़रा थोड़ी सी बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन आपका बहुत ही ग्रैंड किस्म का पैलेस काइंड ऑफ अ हाउस है, या फिर कोई होटल की एंट्रेंस, या अगर आप रेस्टोरेंट नया स्टार्ट करें उसके लिए बहुत अच्छा है। और कोई लगभग 2.5 लाख में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, ये इसलिए आपको शायद नजर भी आ रहा हो कि बड़ा शौक है हुमा को, इसलिए वो ऐसी शॉप्स में चली जाती हैं। उनके घर पर भी इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं कुछ। हाँ, मतलब एथनिक टाइप और कोई स्टोरी साथ रिलेटेड हो, पुरानी चीजें मुझे बहुत पसंद है। और इसीलिए मुझे स्टार्ट ये आपने तलवार से किया, ये आपको हर वक्त लड़ाई और ये इस तरह की चीजें क्यों जहन में आती है? मतलब मुल्क का माहौल देखिए, दुनिया को इस वक्त देखिए, इट्स गुड कि आपके पास कोई तलवार टाइप सीन हो और कुछ अपनी सेल्फ डिफेंस टाइप चीजें हो। फिलहाल इंडिया में इंडियन मीडिया ने अपने ही लोगों के खिलाफ तलवारें उठा रखी हैं, पाकिस्तानी फनकारों को ललकारा जा रहा है, उनके खिलाफ बात हो रही है। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपसे ही मिलेंगे। Sure. पाकिस्तान टीम मैच जीती है और हमने भी यहाँ आज मैच का माहौल बनाया हुआ है। हुमा और मेरे दरमियान मुकाबला मुसलसल जारी है कि कौन बैलेंस रख सकता है पेन को। हुमा, आपका पेन ये फ्लैट है, नीचे से बिल्कुल प्लेन है, जो हमारे ये गोल है। वो हमारे पेन से हमने चूज नहीं किया, हमें यही मिला। ये कोई बात नहीं है, नहीं ये सॉरी। और तेज कर रही है, बिल्कुल आप स्लो कर रहे हैं, इसमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपका। यस, ये देखें, गिर गया और मैं देख भी नहीं रही, मैं देख भी नहीं रही, और ये हो रहा है और मैं जीत चुकी हूँ। ये गोल है, वो फ्लैट है बिल्कुल नीचे से। मैं वो आंखें बंद करके मैं चल भागता तो नहीं गिरेगा। जब लोग नहीं जीतते तो इसी किस्म के बहाने आते हैं। ओके, आप लोग न फिक्र ना करें, मैंने मतलब कि आपको पता है कि मैंने ये बड़ा अच्छी तरह किया। लेकिन टॉपिक वो बहाने, ऐसे ही कुछ बहाने हैं जो इंडिया जो है वो भी कर रहा है, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गई है, विच इज वेरी स्ट्रेंज कि वहाँ के लोग भी हैं कुछ डिवाइडेड से फील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत में फनकार पाकिस्तान से ताल्लुकात के सवाल पर तकसीम हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के बैन पर तमाम पाकिस्तानी अदाकार यकजुबान हैं। मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन भारतीय मजालिम और सरहद पर हिंदुस्तान की जारहियत के बाद पाकिस्तानी सिनेमाओं ने भारतीय फिल्मों को जगह देने से इनकार किया, तो सारी पाकिस्तानी फनकार बिरादरी इस फैसले के साथ रही। मगर भारतीय इंतहा पसंदों ने जब पाकिस्तानी अदाकारों को मुल्क से निकालने के मुतालिबात किए तो हिंदुस्तानी फनकार बुरी तरह तकसीम हो गए। सबसे पहले सलमान खान बोले, वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। उनकी हिमायत में करण जौहर और महेश भट्ट जैसे हिदायतकार सामने आए। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते, जबकि महेश भट्ट ने एक तहरीरी पैगाम के जरिए अमन पसंदी का पैगाम दिया, तो भारतीय मीडिया और अवाम पंजे झाड़कर दोनों के पीछे पड़ गए। सबसे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का सामना अदाकार ओम पुरी को करना पड़ा। इटावा का लड़का 24 साल मार दिया गया गोली से, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, तो
कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ। थैंक मी, कम ऑन। Shameful. Stunts. Obviously, You media people make bloody stunts. You've been playing with this petty subject for last 7 days. दूसरी जानिब पाकिस्तान के दुश्मन साबित होने वाले फनकारों की भी कमी नहीं। नगमा निगार जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तानी अदाकार उड़ी हमले पर खामोश क्यों रहे, जबकि अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तानी अदाकारों को भारत से चले जाना चाहिए। इस फहरिस्त में अदाकार नाना पाटेकर का नाम भी नुमाया है। असल हीरो जो है वो हमारे जवान है। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। और तो और पाकिस्तानी निजात गुलकार अदनान समी खान भारतीयों से ज्यादा भारत के वफादार साबित हुए। लेकिन दूसरी जानिब जब पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी का फैसला हुआ तो कोई एक आवाज भी इसके खिलाफ नहीं उठी। I'm amazed। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा अच्छा था जो कि हम आज पूछेंगे भी किसी से, वो ये है कि सलमान खान ने ये पूछा था और बेचारे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर क्या दी और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने ये पूछा कि क्या एक फनकार एक दहशतगर्द है कि उसको निकाला जा रहा है इंडिया से, उसको कहा जाए, मतलब फिर तो कोई फनकार में और दहशतगर्द में यानी एक्टर आर्टिस्ट में और टेररिस्ट में कोई डिवीजन ना हुई। जहां कुछ होता है तो आप क्लीन स्वीप करके सारों को बाहर निकाल देते हैं। खैर, सलमान खान के ये कहने की बात थी और अब क्या उनके अगेंस्ट उन्हीं का मीडिया बोल उठा है, मतलब उनकी फिल्में बैन होने की बात हो रही है, उनको ऑस्ट्रेसाइज करने की बात हो रही है। अजीब सी बात है उसामा। और जिस तरह से लग रहा है कि इंडियन मीडिया जो है वो दहशत फैला रहा है, जबकि लोग ये चाहते हैं, जो समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, वो कहते हैं कि सकाफत से जुड़े लोगों को इस तरह निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, इंडस्ट्री का नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं, भारतीय इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा आगे चलकर, आप देखेंगे अभी से होना शुरू हो गया है। और ये सलमान खान उनके सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनका वो ये हाल कर रहे हैं, तो इस तरह नुकसान होगा। तो अच्छी बात ही है, अगर आपने अमन की ख्वाहिश अगर आपकी वाकई है तो यही तो अच्छा होता है कि आपके दरमियान सकाफती ताल्लुकात बेहतर हों, रिवायात आगे चलें, कोई आपस में वफूद एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। तो पाकिस्तान में बड़ा बेहतर सलूक होता है, बड़ा अच्छा होता है। उन लोगों को भी बड़ी अच्छी तरह ये पता है कि पाकिस्तान उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब अगर आप उनके फनकार देखें तो इधर इतने बड़े फैंस हैं कि वो स्पेशल मैसेजेस रिकॉर्ड करते हैं अपनी मूवीज के बारे में पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। यहाँ लगती है सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन जो होती है, 1 हफ्ता 10 दिन जो वो देखते हैं वो पाकिस्तान को बीच में काउंट करके देखते हैं। और आप इस किस्म की बातें करना कि जी हमें जरूरत नहीं है और आप ले जाए और दहशतगर्द है। और सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी है और उनकी इंडस्ट्री जहां भी भारत की है वहां पर भी उनको जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है, और ये पता नहीं क्यों असल में वहां पर जो है ना इंतहा पसंद सोच भारत में इतनी ज्यादा, और जब से मोदी सरकार आई आपको पता है कि हर तरफ उन्होंने इंतहा पसंदी फैलाई है और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि उनके यहाँ कितनी ज्यादा इंतशार फैल रहा है, डिविजन कितनी हो रही है, और आप बहस इसी बात पर चलने के लिए कि कौन क्या सोच रहा है भारत में। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में बड़ी वाज़ेह सोच, और फिर आप कितना अपने आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि उनके टेलीविजन पे ये भी बहुत साफ साफ नुमाया हो गया। कल हम ओमपुरी को देख रहे थे, मतलब लगता था कि आई एम सॉरी लेकिन उनको हार्ट अटैक होने वाला है। इस तरह उनको अटैक किया जा रहा था कि वो एंड में मतलब हैंग मी टाइप इस किस्म की चीजें कहना स्टार्ट हो गई कि तुम लोग इतना लेवल ऑफ टॉलरेंस या बर्दाश्त नहीं है कि बात सुन सको। और बड़े बड़े नाम, जावेद अख्तर का नाम उसमें आ रहा है, उसमें नवाजुद्दीन का नाम आ रहा है जो कि बहुत बड़े, नाना पाटेकर का नाम आ रहा है। उनके टॉलरेंस को क्या हुआ? इतने वो जो भाषण देते थे, उनकी शायरी जावेद अख्तर की, क्या हो गया आपको कि आप भी इस डगर पे चल पड़े? हालांकि आप देखें कि इससे बिल्कुल हटकर मैं आपको बताऊं कि जो लोग बड़े सख्त आपस में आपने क्या फाइट्स कर रहे हैं, बॉक्सर्स होते हैं या ये दूसरी फाइट्स होती हैं, फ्री स्टाइल रेसलिंग भी जिसको आप कहते हैं, उसमें भी इतने इंटेंस होती है, तो वहाँ उन लोगों में भी कोई प्यार का जज्बा होता है, एंड में आके हाथ मिलाते हैं, मतलब दे नो कि इट्स जस्ट अ गेम, इट्स अ फाइट, उसके अलावा सीप नहीं करेगी बाकी रिलेशंस में। तो ऐसे कुछ मनाजिर हम दिखाना चाह रहे हैं कि जहाँ इतनी सख्त लड़ाई के बावजूद कितना आपस में भी कुछ आप देखें कि एक नर्म गोशा भी होता है दिल के अंदर। सीखे देखिए लड़ाई अपनी जगह है, कैसी जबरदस्त, ये देखो लड़ाई में एकदम ख्याल आया कि डांस बेहतर नहीं है, वो पहले थोड़ा जया कर लिए। डांस भी है, थोड़ा सा वो मोशन भी में भी आ रहे हैं नजर आपने आप, लेकिन देखिए पता है कि जैकेट पर हिट करना है, चेहरे पर नहीं। हाँ, हेलमेट तक नहीं। ये देखें, वाह जी वाह, देखें
उसको मार खाते ही लगता है गुदगुदी हुई है थोड़ी सी। बहुत ही क्यूट बच्चे। अच्छा जी, ऐसी मार खाने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। इतनी क्यूट, अगर मुझे फेंटी पड़ रही हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, इतनी प्यारी। तो लिहाजा अगर आप लोग कोई ट्रेनिंग बच्चों को देना चाहते हैं, जरूर सारे मार्शल आर्ट्स और इस किस्म की चीजें जरूर सिखाएं, लेकिन तरीका ये होना चाहिए, हर चीज शुड स्टेम फ्रॉम अ गुड प्लेस। हाँ, तो एक तरफ आप देखें कि बेशक लड़ाई हो रही है, मुक्के चल रहे हैं, घूंसे मारे जा रहे हैं, लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हट रही, स्माइल नहीं हट रही। बहुत क्यूट, वेरी नाइस। अब आप ये ना सोचिएगा कि मेरे से गलती होगी वर्ल्ड स्माइल डे के बारे में, तो इसलिए स्माइल्स आज चल रही हैं। ये कुदरत की तरफ से। वैसे तो कल है, जैसे हम बता चुके हैं, लेकिन एवरी डे इज अ स्माइल डे। और आपको पता है कि ये भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि एक स्माइल में जो मसल्स होते हैं वो कोई 50% कम लगते हैं। एक फ्राउन में आपके मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, एक स्माइल में कल 12 मसल्स कहने के लिए भी बचा रखें, इसलिए हमारी कोशिश है कि रोजाना फ्रेश स्टार्ट हो जियो पाकिस्तान। चलो फिर आप बात कर ले। थैंक यू। हमने अब क्या बात करनी है, मेरा ख्याल है अब हम बस हेडलाइंस थोड़ी देर में देखने वाले हैं और हम थोड़ी देर में ब्रेक लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, गर्मी बहुत ज्यादा है और पूरे पाकिस्तान में गर्मी है और किस तरह लोगों को एक्चुअली वो मुझे हुआ यह है कि देखिए अक्टूबर आ गया और अभी तक लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मौसम बदल नहीं रहा, अभी भी गर्मी का एहसास होता है, गर्मी अब भी है। तो लेकिन पोलर बेयर को देखें आप, जरा बर्फानी रीछ को देखें कि इसको पता नहीं गर्मी या सर्दी या किसी चीज का लगता है, कुछ एहसास नहीं होता, क्योंकि ये भी अपनी दुनिया में मगन है। अब ये देखें, आहा गर्मी लग रही हो तो उसका तरीका ये है, गर्मी भगाएं। वाह जी वाह, I think it is a great idea उसामा कि छोटी छोटी बर्फ तोड़े। अच्छा, और फिर इसमें इसका लोटपोट हो, बीमार हो जाएंगे हुमा, वो रीच है। ओ अच्छा सॉरी, बिल्कुल ये ना करें। किस किस्म के आप लोगों को मशवरे देने लग जाती हैं, खुदा का वास्ता। चले शादी का कहना, यंग लड़के जो बिल्कुल अभी परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो अच्छी बात है, लेकिन आप रीच को देखकर इंसानों को मशवरे देना शुरू हो जाते हैं। बट इट्स सो क्यूट उसामा, प्लीज ये रीच देखें जरा, ये छोटू सा एक बेबी भी कर रहा हो तो कितना क्यूट लगे, और ये बहुत ही प्यारा है। बट इट्स आई थिंक इट्स अ नोवेल आइडिया कि आप गर्मियों में अपने आप को किस तरह ठंडा कर सकते हैं। नॉट फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर ह्यूमंस। उसामा मुझे बहुत डांटेंगे कि मैं किस किस्म की सलाह दे रही हूँ। जितने आप, अच्छी बात है, जानवरों से प्यार करना चाहिए, वो इंसान ही क्या जिसको मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से प्यार ना हो, लेकिन जितना आपको वो अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि कहीं कोई आप इस तरह का जानवर घर ना रख लें। तो ये इस तरह के जानवर घर रखने के लिए नहीं होते, वैसे ये मैं आपको बता दूं, मशवरा दे दूं। अच्छा, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे ना, आई ट्राई टू शो यू अ वीडियो। आप कह रहे हैं इस किस्म के जानवर आप घर पे ना रखें। दुबई की एक वीडियो निकली है जो कि बीच पे 5 टाइगर्स फिर रहे हैं, मतलब ये बुर्जुल अरब जो है उनका बहुत बड़ा होटल उसके एंड पास है, एंड यू हैव टू सी दैट। लोग आजकल काफी टाइगर है, कितना पालतू हो जाएगा। विल शो यू आफ्टर दिस ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम शामिल कर रहे हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। कोई तो है जिसे कराची का अमन अमान नहीं भा रहा। अजीजाबाद से मिलने वाला जंगी नौयत का असलहा यही बताता है। शफाफ तहकीकात हो तो असल दुश्मन तक पहुंचा जा सकता है। कंदील बलोच तो मर कर का टैलेंट बहुत ही जबरदस्त है, तो ये हम साबित भी करेंगे। बाबर आजम के बारे में आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट के राजा रमीज राजा ने, उनसे हम बात करेंगे। रमीज राजा साहब, जो आपसे कल बात हो रही थी, बाबर आजम की तीसरी सेंचुरी का हमने जिक्र किया, क्लीन स्वीप का कहा और 300 से ज्यादा रन की बात की, आपने तीनों बातों का जो जवाब दिया था ना वो सब हुआ है, तो मैं मान गया हूं आपको। वैसे बहुत शुक्रिया, आप मान गए, मेरे घर वाले मान गए, मुझे बहुत बड़ी बात है। अगर ये इसलिए कि ये तो मुश्किल चीज नहीं थी इसको प्रिडिक्ट करना। वेस्ट इंडीज खासी थकी हुई टीम है, अनफॉर्चुनेटली आपस में उनकी लड़ाइयां चल रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप किसी तरह से बाबर आजम की परफॉर्मेंस को कम नहीं दिखा सकते एक लाइट में, क्योंकि 21 साल की उम्र में जो उन्होंने कर दिखाया है उससे पता यही चलता है कि पाकिस्तान को एक लिटरली एक हीरा मिला है जो कि अगले 10 साल तक सर्व करेगा तीनों फॉर्मेट्स में। एप्लीकेशन है, डेडिकेशन है, क्लास है। मैं देख रहा था कि कल रविचंद्रन अश्विन जो इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि
उनका इंदौर में टेस्ट मैच था कि मैं होपफुली वहां पे पहले टाइम पे पहुंच जाऊंगा ताकि बाबर आजम की बैटिंग को देख सकूं। तो मतलब मेरा ये है कि इंटरनेशनल अपनी रेपुटेशन बना रहे हैं और जीतना जैसे कहते हैं हमारी क्रिकेटिंग टर्म में एक हैबिट होती है और ये अच्छी हैबिट है और पाकिस्तान को यहीं नहीं रुकना है, ना ही बाबर आजम को यहाँ रुकना है। अभी बहुत सारे मरहले तय करने हैं। पाकिस्तान को वनडे की भी बेस्ट टीम बनना है और बाबर आजम को दुनिया का बेस्ट लिमिटेड ओवर्स का प्लेयर बन गया इंशाल्लाह। अच्छा, मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूं जब इस तरह नौजवान को परफॉर्म करता है, तो मैं अपने जज्बात काबू में रख रहा हूं क्योंकि हमने कई लोगों को देखा, उमर अकमल से लेके अहमद शहजाद, हमारी बड़ी उनसे उम्मीदें थी, आए तो बड़ा प्रॉमिसिंग लगे। तो बाबर आजम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो सुपरस्टार बन सकते हैं? विराट कोहली और जिस तरह साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, दीगर जो प्लेयर्स टॉप कर रहे हैं, स्मिथ हैं ऑस्ट्रेलिया के, एबी डिविलियर्स हैं साउथ अफ्रीका के, उस लेवल पर जा सकते हैं? देखिए, चैंपियंस जो है ना वो बनता है एनवायरनमेंट से, और अगर आप हेल्दी एनवायरनमेंट इन बच्चों को देंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। इनको ग्राउंडेड रहना है। और अच्छी चीज ये होती है स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में कि जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तब आपकी सेल्फ एनालिसिस जरूरी होती है, तब आप अपने पे क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं क्योंकि वो चुपती नहीं है। तो मिकी आर्थर और इन सबको अब यही एक फिजा क्रिएट करनी है कि जहाँ पे ये इनकी ग्रोथ ना रुके, ये ना समझ लें कि बस हम प्लेयर बन गए हैं। तो वो एनवायरनमेंट इनको अच्छी मिलती रहेगी, ये ग्राउंडेड रहेंगे, पैसे पे नजर कम, परफॉर्मेंस पे नजर ज्यादा, मुल्क के लिए खेलने पे नजर ज्यादा, इंडिविजुअल लीग्स पे खेलने पे नजर कम, इज्जत बड़ों की करना, कप्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना, ये एनवायरनमेंट से सारी चीजें होंगी। अच्छा रमीज राजा साहब, माना कि वेस्ट इंडीज की टीम जरा थकी होगी जिस तरह आपने कहा है, लेकिन वी कैन नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम आवर बॉयज हु डिड अ ग्रेट जॉब। फिर भी अगर आप कुछ पैक कर सकेंगे, कोच की हिकमत अमली है बहुत बेहतर, या फिर प्लानिंग कप्तान की बहुत अच्छी थी, या फिर ओवरऑल सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी? नहीं, एक मकसद था और मकसद जो था उसके लिए खेलें सारे और मकसद ये था कि रेलीगेशन से बचें वर्ल्ड कप के लिए। एक तो ये बहुत बड़ा एक गोल था। दूसरा ये कि क्लैरिटी है कोच से अगर आप बात करें तो जो उन्होंने गोल सेट किए उसमें बहुत क्लैरिटी है कि फिट होना है और नए प्लेयर्स लेके आने हैं और टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। और कल मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया था मिकी आर्थर से, और मेरा सवाल ये था कि 3 कप्तानों के नीचे वो कोचिंग करते हैं तो कितना आसान या मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी रेपो इन सबसे अच्छी है क्योंकि तीनों स्पेशल इंसान हैं, T20 और 50 ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट के जो तीनों कप्तान है। तो एक माहौल बहुत अच्छा मिला हुआ है, माहौल बहुत अच्छा मिला हुआ है और लग रहा है माहौल कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज साहब, आपने हमें वक्त दिया और हम बहुत खुश हैं। एक तकरीब, बड़ी अहम तकरीब हो रही है रिसालपुर में, गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल राइली शरीफ भी यहाँ पर मौजूद है। पासिंग आउट परेड है पाक फजाए की रिसालपुर में, बड़ी पुरवकार ये तकरीब होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है और मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है कि शायद जो अब बिल्कुल नौजवान उनको इतना ना पता हो, तो कॉलेज के जमाने में एनसीसी हुआ करती थी और कॉलेज के लड़के लड़कियों को अब से 15-20 साल पहले बाकायदा ये थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर मुल्क पर खुदा न खास्ता कुछ ऐसे हालात आए तो इसको उनको कुछ पता हो कि किस तरह मुल्क का दिफा करना क्या होता है। तो मैंने जब ये की तो मुझे उससे एहसास होता है कितनी जबरदस्त है तकरीब। इस खाक की खुश इकबाली पर है मेरे दयारे वफाओ यकीन, आजाद सदा खुशहाल सदा, तेरे बाजू गजरे लाल सदा।
कायद-ए-आज़म बैनर बानी है पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मंसूब है, क्योंकि PF अकेडमी रिसालपुर को यह मुनफरिद एजाज हासिल है कि कायद-ए-आज़म 13 अप्रैल 1948 को यहाँ बनफ़्से नफीस तशरीफ लाए। ये बैनर सेमेस्टर के दौरान मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्क्वाड्रन को अता किया जाता है, जो कि स्क्वाड्रन के लिए इंतहाई एजाज का बाइस होता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त है कि चैंपियन स्क्वाड्रन को कायद-ए-आज़म बैनर से नवाजें। Ladies and gentlemen, champion squadron for the next semester is number 2 squadron. अलम पार्टी मार्च आउट के लिए अपनी पोजीशन संभाल रही है। यह अलमबरदार दस्ता हमारी मुकद्दस तरीन रिवायात का अमीन है। अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक खास अहमियत हासिल है, जिसकी हुर्मत के लिए ये जवान किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। अभी रज़्मगाह के दरमियां है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फरस नए मार्गों पे तुला हुआ। जान जाती है बेशक जाए, परचम तेरा न झुकने पाए। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल करेंगे एविएशन कैडेट फुरकान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुमुल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। व इन जनहू लिस्सल्मि फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Award of Trophies and Sword of Honor, College of Aeronautical Engineering. Chief of the Air Staff Trophy for Best Performance in Engineering has been won by Aviation Cadet Muhammad Shaji Mustafa. The Sword of Honor for all-round best performance in College of Aeronautical Engineering has been won by Aviation Cadet Wing Under Officer Wahaj Amjad. Award of Trophies and Sword of Honor, College of Flying Training. The trophy for best performance in 17th ANSD course goes to Aviation Cadet Mustansir Abbas. The trophy अब मेहमान खुसूसी परेड से खिताब फरमाएंगे। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chief of Air Staff, Air Officer Commanding PF Academy, distinguished guests, graduating cadets, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Dear cadets, it is a matter of great honor for me to review the passing out parade of combined courses of College of Flying Training and Aeronautical Engineering. The excellent standard of parade and smart turnout are certainly a testimony to the professional commitment and dedication of your trainers at the Academy. Grant of commission from this renowned institution is a singular honor, and you have indeed proved worthy of achieving this distinguished milestone. On this auspicious occasion, I extend my heartiest felicitations to all graduating cadets on attaining commission in Pakistan Air Force. The award winners deserve my special admiration for their outstanding achievements. I would also like to extend my felicitations to the proud parents whose constant support inspired you all to endure the most testing days of training. Dear cadets, today's ceremony brings you the reward of your hard work.
You have now become the members of Honorable Officer Corps of a distinguished and elite service which is known for its courage and professional excellence. I am certain that you will work hard not only to uphold these sacred traditions, but to add new chapters for the future generations to emulate. I am happy to see how resolute you are to face the challenges that lie ahead and serve your country with dignity and pride. It is imperative to acknowledge that the process of developing, maintaining, and operating a modern Air Force is intricate and challenging. Pakistan Air Force rightly takes pride in its unmatched mix of high-end technology with quality human resource and continuous force upgradation for ensuring its fighting potential. It is indeed satisfying that PAF is vigorously pursuing the force goals to retain its cutting edge. The ongoing exercise High Mark is a vivid demonstration of PAF's preparedness for war and its capability to optimize the available resources through imaginative planning and effective execution. Ladies and gentlemen, Pakistan is a responsible country and remains committed to follow the policy of friendship with all other countries based on the principles of equality and mutual respect. While doing so, the armed forces of Pakistan remain fully prepared to give the most befitting response to any kind of internal and external threat posed to our nation. Towards the internal front, Operation Zarb-e-Azb, with full support from Pakistan Air Force, has successfully turned the tide against terrorism. Its role has been crucial in achieving our objectives to root out the menace of terrorism. The exemplary synergy and cooperation between the services leading us to stability in a short time is unique in this type of warfare. It is a value which we must all cherish and carry forward with even deeper commitment in the future. Today, we have achieved phenomenal success in uprooting the terrorist infrastructure from our soil. For sustainable peace, we are now engaged in eliminating the residual threat in the form of facilitators and their sympathizers through intelligence-based and combing operation across the country. The enemies of Pakistan's peace and prosperity have been distressed by the sight of our successes. These enemies will now attempt to accelerate their efforts to reverse our gains and derail our progress through direct and indirect strategy. Their nefarious designs will not be allowed to succeed at any cost. Resolute efforts to consolidate our gains is the only way forward, for which we will not leave any stone unturned. Ladies and gentlemen, we have recently witnessed an unfortunate display of utter desperation playing out inside occupied Kashmir and along line of control through a litany of falsehoods and distortion of facts by India. We expect international community to condemn Indian insinuations and fabrications about a nation that has made unparalleled contribution in the global fight against terrorism. While Pakistan wants good relations with all its neighbors, no one should make any mistakes about our collective resolve to defend our motherland. Any aggression born out of deliberate intent or even a strategic miscalculation will not be allowed to go unpunished and will be met with the most befitting response.
we will be highly relentless in defending our motherland against entire spectrum of threat. I am confident that with the united resolve of our nation and its armed forces, those inimical to regional peace will not be allowed to succeed. Their evil plots and plans will be defeated, inshallah. Dear cadets, in the end, I once again extend my profound felicitations to you all. Given the pledge of honor that you have made with your nation today, I am confident that you will live up to the trust reposed in you. May Allah Almighty grant you the strength and wisdom to serve our country with dignity and honor. May Allah be your guide and protector. Ameen. Pakistan Air Force Zindabad. Pakistan Paindabad. खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं। बहुत ही खूबसूरत तकरीब आर्मी चीफ ने खिताब किया इस तकरीब में, और आपने सुना उनका कहना है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाक फौज का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। पेशावराना सलाहियत में पाक फौज कोई मुकाबिल नहीं रखती और फौज हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, और जब तराना हो रहा था तो जनरल साहब जो है वो खुद भी तराना पढ़ रहे थे, अच्छा लग रहा था, इतनी गूंज रही थी आवाज, सारे ही पढ़ रहे थे और उनका भी था। और फिर मैंने कुछ खवातीन कैडेट्स भी देखी उस सारी लाइनअप में, जिससे मुझे हमेशा खुशी होती है। हालांकि अब बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है, हम यूज्ड टू हो गए, पर खुशी होती है दिल में। ब्रेक लें और विल बी राइट बैक आफ्टर दैट। कराची में इतनी बड़ी तादाद में, इतनी मिकदार में कभी असलहा नहीं मिला, इसलिए हमारी ये टॉप स्टोरी है और इस पर हमने तफसील से बात भी करनी है। कराची में अजीजाबाद रिहायशी इलाका है या असलहे का गोदाम। हर छापे के बाद इतना असलहा मिलता है कि अक्ल दंग रह जाती है। गुज़िश्ता रोज 90 के करीब घर के जेर जमीन पानी के टैंक में छुपाया गया भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। असले में एंटी टैंक माइन, एंटी एयरक्राफ्ट गन, LMG, SMG, क्रॉशगोव, रॉकेट लॉन्चर, बजूका, G3 राइफल के साथ दीगर हथियार और गोलियां शामिल हैं। पुलिस कहती है आज से पहले कराची से इतनी बड़ी तादाद में असलहा नहीं पकड़ा गया। ये हर तरह का है, इसमें सरकारी असलहा भी है, इसमें नेटो का भी है। वो आपको खुद तस्वीरें देख लेंगे, आपको समझ है कहाँ का है। इसमें नेटो ग्रेड का भी है, इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हैं। असले की खरीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है और उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं, जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि असला किसने खरीदा था और किसने छुपाया था और आखिरकार मकसद क्या था। मैं देखिए इब्तदाई तौर पे हम वो कर रहे हैं, जैसे ही नाम पता चल जाएंगे हम आपको बता देंगे। इस कारकर्दगी पर डीजी रेंजर सिंध ने भी सिंध पुलिस की दिल खोल कर तारीफ की है। जो ऑपरेशन जारी है उसमें कराची पुलिस की बहुत सारी कामयाबियां हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी। इसमें बहुत सारे हथियार जो मुख्तलिफ कैलिबर्स के हैं और इन हथियारों, इन वेपन्स में ज़्यादातर असाल्ट वेपन्स हैं। जो आप समझते हैं कि असाल्ट वेपन्स जो है हैवी कैलिबर के हैं और वो बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, जो सारे के सारे इन्होंने निकाले हैं। रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनेड्स, मुख्तलिफ कैलिबर के एमिनेशन, सब मशीन गन्स, हैवी मशीन गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन। बहुत बड़ा ये ज़ख़ीरा था जो अमन के दुश्मनों ने इकट्ठा करके रखा था और ये जो क्रेडिट है वो कराची पुलिस को जाता है कि उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली, इसको रिकवर किया और शहर को और शहरियों को और पुरअमन शहरियों को, मासूम शहरियों को जिनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था, उस खतरे से महफूज किया। तो पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से कराची पुलिस, सिंध पुलिस को बहुत मुबारकबाद। इससे पहले गुज़श्ता साल 11 मार्च को MQM के मरकज 90 पर छापे के दौरान नेटो कंटेनर से चोरी होने वाला असलहा बरामद हुआ था। रवा साल 26 अप्रैल को भी अजीजाबाद ही के एक घर से भारी तादाद में असलहा मिला और गुज़श्ता माह की 20 तारीख को अजीजाबाद में वाक़े भाईजान चौक के करीब
एक पार्क से असलहा बरामद हुआ था। इतना असलहा किस तरह एक ही इलाके में जमा हुआ और इस दौरान हुकूमती इदारे क्या कर रहे थे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी हमारे साथ हैं। तलहा, आपने तो ये न्यूज ब्रेक की थी, जरा बताएं कि किस कैटेगरी के ये वेपन्स हैं? हमें तो बड़े एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रॉकेट लॉन्चर, मिलिट्री ग्रेड वेपन्स। ये बिल्कुल मिलिट्री ग्रेड वेपन्स हैं। इसमें देखें, वेपन्स को अगर आप तकसीम करते हैं तो एक नॉन प्रोपेटेड बोर होता है जिसका लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, फिर एक प्रोपेटेड बोर होता है जिसका लाइसेंस सिर्फ वज़ीर आज़म इशू करते हैं या जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इशू करती है। ये वो वेपन्स हैं जो कि मिलिट्री ग्रेड वेपन्स हैं, इनका कोई लाइसेंस ही नहीं होता। अब ये इतने ख़तरनाक वेपन्स एक इलाके में आ जाना, ये वाकई एक सवाल है। और जो कल मैंने देखा और हमने इस चीज़ को प्रूव किया, तो ये जो असलहा था 2010 से 2015 के अखबारात में ये असलहा लिपटा हुआ था। तो इससे ये तासुर मिलता है कि शायद ये 2010 से पैक करना शुरू किया गया, 2015 2014 के अखबारात भी इसमें थे, तो 4 साल में ये पैक किया गया। उसके बाद इसकी जो पैकिंग थी वो पैकिंग नहीं थी। पैकिंग हार्डली, जो मेरी एक्सपर्ट से बात हुई वो बताते हैं कि हार्डली वो 6-8 महीने पुरानी पैकिंग थी। फिर इस पर जो ग्रीसिंग हुई थी, वो ग्रीस जो था वो ग्रीस बहुत हाई क्वालिटी का था, वो लो ग्रेड क्वालिटी होती है उसका ग्रीस नहीं था। और मैंने इसको जो मजीद प्रूव किया, मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जिसने भी इसे पैक किया है उसने बड़ी माहिराना अंदाज में इस पर ग्रीस लगाया है। वो कोई ऐसा शख्स था जो कि वेपन से उसकी नो हाउ बहुत ज्यादा थी, उसके बारे में पता था। और जिस तरह से इतने बड़े वेपन, क्योंकि नॉर्मल जो पुलिस एहलकार है वो भी इसे असेंबल नहीं कर पाए थे, ये भी खास तौर पे पुलिस ने। अच्छा, कभी असला देखा ही नहीं होगा शायद। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आम वाला असला नहीं था जिसपे लाइसेंस वगैरह भी मिलते हैं, तो सीरियल नंबर होगा, सीरीज वगैरह, ये तो पता चल जाएगा कि आया कहाँ से। देखिए, बिल्कुल इसमें कल जो कराची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया था कि इसमें नेटो का जो चोरी किया गया असलहा है वो है। इसमें जो सरकारी असलहा है वो है, G3 थी, SMG थी, वो शक था। और वो मालूम भी है पुलिस एहलकारों को कि वो रेंजर से भी छीना गया है, वो पुलिस से भी छीना गया है वो असलहा। इसके अलावा जो दीगर असलहा है वो यहाँ पे नहीं आता, वो मिलता ही नहीं है, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है वो। तो उसके सीरियल नंबर लिए जा रहे हैं और फिर ये कोशिश की जाएगी कि जहाँ से उसको इम्पोर्ट किया गया वहां से उसको चेक किया जा सके कि किसने उसको यहाँ पर इम्पोर्ट किया है या फिर ये स्मगल हो किया है। तो ये चीजें भी देखी जा रही है। इसके साथ साथ इसका फोरेंसिक भी होगा। जितने भी वेपन्स पकड़े गए हैं 90% जो है वो चलने की हालत में उनसे काम लिया जा सकता है। तो उसका एक एक गोली, एक या 2 गोलियां उसको फायर करके उसका फोरेंसिक भी होगा। और ये फोरेंसिक पहले क्या होता है फोरेंसिक टेस्ट? देखने वालों में से शायद कईयों को नहीं पता होगा। उसामा, फोरेंसिक ये होता है कि जब आप गोली देते हैं फोरेंसिक लैब को या फोरेंसिक डिवीजन को, तो वो चेक करता है कि क्या इससे पहले ये गोली कहीं फायर हुई है, किसी वारदात में इस्तेमाल हुई है। ये कराची पुलिस का जो फोरेंसिक लैब है वहां पे पहले जाना था, लेकिन अब ऐसी इतलात हैं कि इसको पाक आर्मी का जो फोरेंसिक है उससे भी टेस्ट किया जाएगा, उससे भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएंगी। क्योंकि जो सिंध पुलिस का फोरेंसिक लैब है उसके पास डेटा 2 से 3 साल का है जो कि कंप्यूटराइज्ड है। इससे पहले का जो डेटा है वो मैनुअल है। ऐसा नहीं कि डेटा नहीं है, लेकिन वो मैनुअल है। ये जो मशीन इंपोर्ट हुई थी 2 साल पहले, 2014 में मशीन इंपोर्ट की गई थी, तो इसका जो डेटा है सिर्फ इससे उसको मैच किया जा सकता है, कंप्यूटराइज्ड। पिछला जो है उससे मैनुअली किया जाएगा। तला की इतनी मिकदार में ज्यादा और इतना हाई ग्रेड वेपन ये पहुंचा कैसे होगा अजीजाबाद? मतलब छोटी सी जगह है, चेक पोस्ट इतने हैं, किस तरह वहां पहुंचे? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उन लोगों के पास भी नहीं है जिन्होंने इसको बरामद किया। ताहम ये उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जरूर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अजीजाबाद एक रिहायशी इलाका है, एक सिक्योर समझा जाता था, क्योंकि यहाँ पर MQM का हेडक्वार्टर था। इतराफ में पुलिस की, रेंजर्स की मूवमेंट होती थी। ताहम जैसे मैंने आपको बताया कि अखबारात में जिस तरह उनको रैप किया गया, तो ऐसा लगता है कि उनको 2 से 4 सालों के दरमियान किया गया। बट ये किस अरसे में यहाँ पे आया, कैसे लाया गया, ये एक सवाल है और इसका जवाब देना पड़ेगा उन एहलकारों को जिन्होंने इसको बरामद किया और जो वहां पे तैनात रहे। उनकी जिम्मेदारी है कि इस बात का जवाब दें कि एक रिहायशी इलाके में इतना असलहा कैसे पहुंचा, कब लाया गया, कैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर से वो ओझल रहा। तो ये सवाल जो है। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आप आए और आपने उनसे बात की। इसी तरह जो भी खबर इस बारे में आएगी हम अपने नुमाइंदों से बात करते रहेंगे। और हमें शुक्रिया अदा करना है बाबर आजम का भी। जी बिल्कुल। और यूएई में खेली गई पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज को अगर हम बाबर आजम की सीरीज कहें तो गलत नहीं होगा। बाबर आजम ने 3 लगातार सेंचुरीज तो बनाई। Awesome. अच्छा, एक और भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया जो कि उस हम बताएंगे। 18 मैचेस खेलने के बाद, वनडे मैचेस खेलने के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बाबर आजम ने बना लिया। लेकिन इंशाल्लाह भी इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाने हैं। हम ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद मिलते हैं।
इस खबर पर हुमा की आंखों में आंसू थे और बहुत ही वो परेशान थी। बहरहाल ये खबर हमें आपको जरूर बतानी है। कंदील बलोच कत्ल हो गई, वालिदैन जिंदा दरगोर हो गए। कहते हैं वाहिद सहारा थी, अब तो कोई पूछने वाला नहीं। कंदील बलोच के ईद उल फितर के चंद रोज बाद यानी 23 जुलाई को मुल्तान में कत्ल कर दिया गया था इसे, और कंदील को इसके घर में कत्ल किया गया जो वालिदैन के जेरे इस्तेमाल था, मगर किराया कंदील खुद अदा कर रही थी। और कंदील के वालिदैन बहुत दुखी हैं। बकौल उनके कंदील ही उनका वाहिद सहारा थी, और कंदील के वालिद अजीम ने यह भी कहा कि उन्हें कंदील कत्ल केस के मुलजिम जफर की जानिब से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, और जफर पर इल्जाम है कि उसने कत्ल में कंदील के भाई की मदद की थी, और केस पे कंदील का भाई वसीम और कजन हक नवाज जेल में है। कंदील के वालिद ने इल्जाम लगाया कि पुलिस कंदील के 2 लाख दिरहम जेवर भी ले गई, इनके जाती 40,000 भी चुरा लिए गए। इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कंदील की मैयत को आबाई इलाके लाकर दफना सकें। और मालूम हुआ है कि कंदील के 6 भाई और 2 बहनें हैं जिनके ज्यादातर अखराजात, जूते, कपड़े, इस किस्म के जेब खर्च होता है वो वगैरह कंदील ने अपने जिम्मे ले रखा था। और यहाँ तक कि जिस भाई ने इसे कत्ल किया उसको मोबाइल शॉप भी कंदील ने ही खुलवा कर दी थी। आज हालत यह है कि इस कुंबे के पास खाने पीने तक को नहीं है। मकामी मुखैर अफराद अपने तौर पर बूढ़े वालिदैन को कुछ दे जाते हैं जिसे जिंदगी की गाड़ी खिंच रही है। कत्ल से 1 माह पहले कंदील बलोच की रुयत हिलाल कमेटी के साबिक रुकन मुफ्ती अब्दुल कवी से मुलाकात की मुतनाज़ा वीडियो सामने आई जिस पर बहुत बहस हुई थी। और पुलिस ने मुफ्ती कवी को बिल्कुल इस जुर्म के लिए इल्जाम में नामजद किया था, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। और इसी में हमने बात की कंदील बलोच के वालिदैन से। कंदील बलोच के वालिद से जब पूछा गया कि अब वो किस हाल में है, उन्होंने क्या कहा जरा आप देखें। मारी बहु चाहिए बाकी कंदील जरे कत्ल थे ऊं दिहाड़े दा जेरा साढ़े को कोई चीज आई घर दे विच ओ ते सवेरे सवेरे पुलिस वाले चल गई। साढ़े घर 55,000 रुपया सिर्फ साढ़ा अपना बुढ़ी बुढ़े का वो भी चवीज गए। बाकी 1 लाख 2 लाख के करीब कंदील दे दरामान गैर मुल्की पैसे वो भी चागन गए। उनके बाद पीछे अल्लाह माले के गुजरान अच्छी ने कोई सारी इमदाद कहीं नहीं की थी, ना कोई इथों के लोके ना कोई उथों के लोके, कहीं माली हालात बिल्कुल साढ़े को मुश्किल थी गई है। अजानी अल्लाह माले के बैठे थे आज हुकूमत बंदा एक भी रह नहीं थी जो सारी जे हुकूमत ये पुलिस आ गई है। बाकी कोई माली इमदाद सारी नहीं थी, ना साढ़े को कुटामन की ने ना को बिल्कुल कोई बंदा नहीं आया जो साकू कोई पूछा जाए भी क्या हाल है थोड़ा किमें हाल है। कंदील के बाद असा रुल गए। टाइम साढ़े को कोई चीज कहे नहीं, असा बिल्कुल फारग बैठे थे। अल्लाह देंदा पे अच्छा उठाई कुटामन शामन टुकुर सुकुरा करना पे, बाकी साढ़े को कोई चीज कह नहीं। हुकूमत इतना नहीं की थी जब कोई साढ़े पूछे जाए कंदील जब केरी जाटन किट्ठा पे गुजरे। और कंदील की वालदा को भी यही शिकायत है। उनका कहना है कि हुकूमत से क्या पूछा जाए, उनके तो रिश्तेदार भी उनकी मदद को नहीं आए, और उनके जो बेगुनाह कंदील के जो भाई हैं उनको भी पुलिस तंग कर रही है। और फिर उनसे पूछा गया कि वो क्या समझती है कि असली मुजरिम कौन है। बेटा तशवीश थी भी है बेली साथ ने कोई उन्हें एक लफ्ज ही नहीं पूछा क्या है क्या नहीं, असा करूं असा ना करूं। वो अपनी मर्जी ते कई वेले किथा वेंदी पी है, कई वेले किथा वेंदी पी है। वो ई भी नहीं आदे बेली ए कंदील दा प्यू है ए जा मां है। वो खुद ए समझने जेरा कुछ है असा है, जो कुछ करूं असा करूं। साक ने तो पूछदे ही नहीं जा कहीं तरीके ते। अजा तक भी साकू पुलिस तंग की खड़ी है। साडे 2 बेटे बेगुनाह हैं, एक कराची है सूबेदार आर्मी दा, बी आई था छुट्टी तावे ऊँ शो को कोई पत्ता कह नहीं। फकीर जिया बंदा है को अलावण सीधा साधा अपनी फैमिली है पूरा ऊँ कहीं ई गाल की भी ना आई। उन्होंने परेशान की करण तंग की हाली तक सूबेदार मुल्तान चे उन्हें बयानदारी गिधे ने वलाओं को आदन बेली तू बयान या देवने नहीं। वो अंज जाबे वात है उतना शोदा परेशान है। उनकी फैमिली उनकी जाल मिर्ग दी मरीज है, उन्हें छोटे छोटे बच्चे हैं। वो फोन कर बेली असा तंग है ये है वो हाली तक मुल्तान चे अपनी आर्मी दे उनने बयान नहीं पे घिंदे उनने ना को विला पा करना। आज तक वो परेशान है मुल्तान दे विच ई टाइम भी मौजूद है। बेगुनाह जरे मुल्द में उन्हें को छोड़ दी ते नहीं
जेरे बेगुनाह उन्हें दे पीछे लगे खड़े कंदील दे भाई हैं जब उन्हें पता है कि उन्हें को परेशान करने लगा जरा कंदील दा भाई है मुलजिम है ओ खुद पकड़ा पे उनदे नाल बाकी साथी हैं उनदे परेशान करने वाले चढ़ा भड़ा का कराने वाले 4 बंदे हैं जेरे कत्ल है कुछ छोड़ी तने 3 टके ये हैं कातली कंदील दा मौत दा सवाब मुस्ती कवि बने उनदे बाद पीछे ए हमारी कोशिश होती है जियो पाकिस्तान के प्रोग्राम का इख्ताम भी हम जरा कुछ मुस्कुराहट से करें, लेकिन दुख और अफसोस है आज बात। आई एम स्पीचलेस, मैंने तो कुछ नहीं कहना। अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।